परस्यूट ऑफ द ट्रूथ अर्थात सत्य की खोज। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सत्य का अनुसरण अध्याय 1316 टुकड़ा। हारमोनियस मॉरस अल्बा की उपस्थिति। नए अपडेट के लिए ऑडियो बुक्स 108.com पर जाएं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सू मिंग तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंची। कैन सान नू की छाती पर चिपकी पतली झिल्ली में हारमोनियस मॉरस अल्बा की उपस्थिति थी। यह इतना गाढ़ा था कि इसने हारमोनियस मॉरस अल्बा की वसीयत पर पहले से महसूस की गई उपस्थिति को भी पीछे छोड़ दिया। ये है जब सू मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और कैन सान नू की क्रूर हंसी हवा में गूंज उठी, तो उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी छाती से पतली झिल्ली हटा दी। उसने इसे आगे की ओर फेंका और पतली झिल्ली तुरंत हवा के साथ विलीन हो गई, इससे पहले कि वह अगले ही पल विल्स तलवार के कपकपी वाले अंत के सामने फिर से प्रकट हो जाए। जब वह धीरे से वहां से गुजरा, तो विल्स तलवार का सिरा इंच इंच टूटकर बिखरने लगा। ग्रेट एबिस जनजाति का नस्लीय जहाज उसी क्षण टुकड़ों में बिखर गया। यह ऐसा था मानो कोई भी अस्तित्व पतली झिल्ली को नहीं रोक सकता, चाहे वे कुछ भी करें। जो कुछ भी इसे छूता वह तुरंत नष्ट हो जाता। हवा बिखर गई, आकाशगंगा कांप उठी और खतरे की एक शक्तिशाली भावना ने सू मिंग के दिल को घेर लिया। यदि वह काले कपड़े पहने युवक से नहीं मिला होता, तो यह उसकी अब तक की सबसे मजबूत उपस्थिति होती, लेकिन अब जबकि पतली झिल्ली ने सू मिंग को यह एहसास दिलाया कि यह उसे मार सकती है, लेकिन यह उसे झटका देने में असमर्थ थी। सू मिंग को यह भी समझ आया कि कैन सान नू का आत्मविश्वास कहां से आया और उसने उसे उकसाने की हिम्मत क्यों की। उसके प्रश्नों के सभी उत्तर उस आइटम में निहित हैं। पतली झिल्ली तुरंत उसके ऊपर बंद हो गई और सू मिंग की आंखों में एक शानदार रोशनी दिखाई दी। वह पीछे नहीं हटे। जब उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, तो मॉर्निंग दाओ, इमोर्टल सेक्ट, स्काई हिल और एबिस ट्रू वर्ल्ड के सम्राट की इच्छाएं तुरंत उस पर एकत्रित हो गईं। उनके साधना आधार की संपूर्ण शक्ति उनसे प्रस्फुटित हुई। उसकी वसीयत तब तक फैलती गई जब तक कि वह उसके उठे हुए दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों तक नहीं पहुंच गई। उसने उन्हें आने वाली झिल्ली की ओर इशारा किया, लेकिन उसने उस पर टैप नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियां उस पर दबा दी थीं। सू मिंग निश्चित रूप से केवल वस्तु का विरोध करने के बारे में नहीं सोच रही थी। वह चाहता था इसे अपना बना ले। कैन सान नू के चेहरे पर उपहास दिखाई दिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो उसके सर्वोच्च खजाने के नीचे मर गए थे, और उनमें से ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि उनके पास महान दिव्य क्षमताएं थीं और वे इस वस्तु पर अपना दावा करना चाहते थे। फिर भी जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, या तो उनके शरीर कुचल दिए जाएंगे या उन्हें यहाँ तक मिटा दिया जाएगा कि उनकी आत्माएं भी खत्म हो जाएंगी। उनके अनुभवों के आधार पर सू मिंग की खेती के स्तर के साथ उन्हें राख में नहीं मिलाया जाना चाहिए। इसके बजाय वह एक कठपुतली में परिष्कृत होने के लिए उपयुक्त एक खाली खोल बन जाएगा। कैन सान नू की क्रूर मुस्कान और भी शानदार हो गई जब उसने पतली झिल्ली को सू मिंग की उंगलियों के संपर्क में आते देखा और सू मिंग ने उसे अपनी उंगलियों से दबाते हुए देखा। मरना, मरना। कैन सान नू अहंकार से हंसा और सू मिंग की ओर चल दिया। यही उनका व्यक्तित्व था। वह इस पद्धति से अपने दुश्मनों पर तुरंत हमला नहीं करेगा और उन्हें मार नहीं देगा, बल्कि पहले उनके साथ खिलवाड़ करेगा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि वे ही उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल अंत में ही उन्हें एहसास हुआ कि जिसके साथ खिलवाड़ किया गया वह कभी भी कैन सान नू नहीं था। वास्तव में उसने पहले ही सोच लिया था कि वह सू मिंग को एक कठपुतली के रूप में कैसे विकसित करना चाहता है। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर नीचे पड़ा, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर सच्चा सदमा दिखाई देने लगा। उसने सू मिंग को कांपते हुए देखा, लेकिन उसके टूटने या उसकी बुद्धि मिट जाने के संकेत थे। इसके बजाय उसने यह एहसास कराया कि वह पतली झिल्ली के खिलाफ लड़ रहा है। ये पहली बार था जब कैन सान नू पूरी तरह से और सचमुच स्तब्ध था। आखिरकार सू मिंग अकेली नहीं थी जो कांप रही थी।
पतली सी झिल्ली भी सिहर रही थी। सू मिंग ने अपनी नजर उसके हाथ की पतली झिल्ली पर टिका दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी इच्छा शक्ति एक धमाके के साथ उबल पड़ी। यह इतनी तीव्रता से उबल रहा था कि सू मिंग को लगा कि उसके दिमाग में एक अंतहीन असीमित तूफान उठ खड़ा हुआ है और यह उसकी दिव्य भावना से होकर गुजर रहा है। उसकी इच्छा शक्ति पतली झिल्ली से लड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को दबाया, सू मिंग की आंखें रक्त केशिकाओं से भर गईं। तुरंत ही उसके चेहरे पर पागलपन की झलक दिखाई दी। उसके पीछे एक तितली की छवि दिखाई दी। चाहे वह हारमोनियस मॉरस अल्बा हो या एरिथ्रॉइड, उनकी वसीयत का रूप ले लिया तितलियां। और तीसरी महान इच्छा के रूप में, जब सू मिंग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके पास एक तितली की छवि होगी। जैसे ही तितली की छाया दिखाई दी, पतली झिल्ली और भी जोर से कांपने लगी। सू मिंग की आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और एक तेज आवाज हवा में उठी। सू मिंग 10,000 फीट पीछे की ओर लड़खड़ाया और 8 कौर खून खांसा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन भरी खुशी झलक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों के बीच दबी हुई पतली झिल्ली को देखा। बहुत दूर नहीं खड़ा था कैन सान नू, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके सामने के दृश्य ने वह सब कुछ पलट दिया जो वह जानता था। उसका शरीर कांप उठा और पहली बार उसके हृदय में वास्तविक भय प्रकट हुआ। ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे पतली झिल्ली नहीं मार सकती थी। ये पहली बार था जब वह अपने अलावा किसी और से मिला जो इसे अपने अधीन कर सकता था, और वह ऐसा केवल इसलिए कर सका क्योंकि उसका कबीला इसे नियंत्रित करने की शक्ति का संकेत प्राप्त करने से पहले अनगिनत वर्षों से इसकी पूजा कर रहा था। हालांकि वह इसे केवल अपनी छाती से चिपका सकता था, फिर किसी को मारने के लिए फेंक सकता था। वह इसका उपयोग करने के किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं जानता था। इसका अच्छे से उपयोग करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। जब उसने देखा कि सू मिंग पतली झिल्ली को घूर रहा है, तो कैन सान नू कांप उठा और उसे अपनी त्वचा रेंगती हुई महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटा और अपनी सबसे तेज गति को अंजाम देने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। वह ऐसे भागा जैसे पागल हो गया हो। वह डरा हुआ था, और यह डर और आतंक था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि सू मिंग पतली झिल्ली को अपने वश में क्यों कर सका, लेकिन उसके दिमाग में वह अभी भी देख सकता था कि झिल्ली कैसे कांप गई थी। पहली नजर में कपकपी झिल्ली के संघर्ष और सू मिंग के खिलाफ लड़ने के कारण थी, लेकिन जब उसे याद आया कि क्या हुआ था, तो वे कपकपी स्पष्ट रूप से उत्तेजना का एक रूप थी। जब उसने ये सोचा, तो कैन सान नू को इतना क्रोध आया कि उसने खांसते हुए मुंह से खून निकाल लिया। उसे क्रोध आया, अविश्वसनीय रूप से क्रोध आया। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ आया था, लेकिन अंत में वह व्यर्थ भाग गया और उसने अपना सर्वोच्च खजाना भी सू मिंग के हाथों में सौंप दिया। सू मिंग ने कैन सान नू के प्रस्थान पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उसका सारा ध्यान उसके हाथ की पतली झिल्ली पर था। उसने उसे सहलाया। उसकी आंखों में पागलपन भरी खुशी धीरे धीरे छिप गई। उसकी जगह आश्चर्य की चमक ने ले ली। यह हारमोनियस मॉरस अल्बा के पंख का एक टुकड़ा है। ये कैसा दिखता है, और इसकी उपस्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से हारमोनियस मॉरस अल्बा की वसीयत के समान स्रोत से आया है। जब तक ये किसी अन्य तितली से संबंधित न हो, ये हारमोनियस मॉरस अल्बा से ही आया है, जो कि एक स्पेस कॉस्मोस है जिसमें मैं वर्तमान में रहता हूँ। लेकिन हारमोनियस मॉरस अल्बा में जहाँ मैं गया हूँ, सभी विस्तृत ब्रह्मांडों में कोई भी क्षतिग्रस्त हिस्सा नहीं था। फिर यह टुकड़ा कहाँ से आया? सू मिंग की आंखों में एक गहरा भाव दिखाई दिया और उसकी नजर अचानक केंद्रित हो गई। तितली के 4 पंख होते हैं। उनमें से एक है हारमोनियस मॉरस अल्बा, दूसरा है एरिथ्रॉइड, और उनमें से एक है डार्क डॉन और सेंट डैफियर। फिर वह चौथा एक स्पेस कॉस्मोस छोड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि टुकड़ा उसी जगह से आया हो? अगर यह सचमुच वहां से आया है, तो कैन सान नू ने इसे कैसे प्राप्त किया?
सू मिंग की आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे अपनी दृष्टि रेखा में कैन सान नू का कोई निशान नहीं मिला। उसने एक ठंडी ध्वनि छोड़ी और तितली के पंख के टुकड़े को दूर रख दिया। एक ही चाल में उसने पीछा करने के लिए हवा में कदम रखा। सत्य का अनुसरण अध्याय 1317 विरिडियन देवता ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर नवीनतम कहानियों को फॉलो करें। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कैन सान नू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहता रहा। अब वह डर गया था, पूरी तरह भयभीत हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसे सू मिंग की ताकत के बारे में पता नहीं था, लेकिन इससे पहले उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत सकता है। उनका मानना था कि इस युग का तथाकथित सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही उसके सर्वोच्च खजाने के सामने कठपुतली बन सकता है। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थितियां कभी सामने आ सकती हैं, क्योंकि यह टुकड़ा अतीत में कई बार अपराजय रहा था। झिल्ली की इस प्रकृति ने उनमें अवर्णनीय आत्मविश्वास ला दिया था। भले ही वह डार्क डॉन, सेंट एफियर या यहाँ तक कि एरिट्रॉइड एक्सपेंस कॉस्मोस हो, उसने उन्हें किसी भी तरह से नहीं माना। सावधानी टुकड़े के साथ वह सभी कृषकों से ऊपर खड़ा था। यदि सू मिंग ने येन डेथ वोटेक्स में कदम नहीं रखा होता और हारमोनियस मोरस अल्बा एक्सपेंस कॉस्मोस में प्रवेश नहीं किया होता, तो टुकड़े से पहले वह केवल मर सकता था। उसके लिए इस आपदा से बचना लगभग असंभव होगा। वास्तव में भले ही सू मिंग येन डेथ वोटेक्स से बाहर आ गया हो और इस तितली के ब्रह्मांड में एरिट्रॉइड और हारमोनियस मोरस अल्बा के बाद सबसे मजबूत इच्छा बनने के लिए 4 महान सच्चे संसारों की इच्छा प्राप्त कर ली हो, फिर भी वह होता इतनी आसानी से टुकड़े को वश में करने में असमर्थ। वह ऐसा क्यों कर सका? इसका मुख्य कारण ये था कि सू मिंग ने पत्थर में आभा का उपयोग किया था और अतीत में लौटने के लिए समय की कला डाली थी, जिससे उसे व्यक्तिगत रूप से काले कपड़े पहने आदमी को तितली को अवशोषित करते हुए देखने की अनुमति मिली थी। एक बार जब उसने वह चौंकाने वाला दृश्य देखा, तो सू मिंग ने अपने डर पर काबू पा लिया और अतीत के काले कपड़े पहने युवक के खिलाफ अपनी इच्छाशक्ति से सबसे मजबूत हमला किया। उस हड़ताल के कारण सू मिंग की इच्छाशक्ति बिखर गई होगी, लेकिन बदले में वह एक कायापलट से गुजरा जिसने उसे एक नया जीवन प्राप्त करने की अनुमति दी। इसका जन्म तब हुआ जब उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और एक अलग मानसिकता प्राप्त की। एक बार जब उसने एक शक्तिशाली अस्तित्व को देखा जो एक तितली को नष्ट कर सकता था, तो तितली के पंख के टुकड़े को देखकर उसके लिए किसी भी तरह से चौंकना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यही कारण है कि सू मिंग अपनी इच्छा का उपयोग कर सकता था और टुकड़े के खिलाफ तब तक लड़ सकता था जब तक कि वह उस पर हारमोनियस मोरस अल्बा की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर लेता और खुद को अधीन नहीं कर लेता। ये सब सरल लग सकता है, लेकिन सू मिंग के लिए यह एक बड़ी जीवन घातक आपदा थी। एक बार जब उसने इसे हल कर लिया, तो उसने अपनी आंखें सिकुड़ लीं और उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया जहां कैन सान नू चला गया था। एक कदम में वह पीछा करने के लिए हवा में उठ गया। सू मिंग की साधना के स्तर के साथ उसके लिए किसी व्यक्ति को पकड़ना अविश्वसनीय रूप से आसान था, खासकर जब से इस जगह का विस्तार ब्रह्मांड पहले से ही उसकी इच्छा से भरा हुआ था। एक विचार के साथ उसकी आकृति आकाशगंगा में दिखाई दी और उससे बहुत दूर नहीं पीला कैन सान नू था। कैन सान नू का दिल बहुत पछतावे से भर गया। जैसे ही सू मिंग की आकृति सामने आई, उसने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दी। उसके दिल में पछतावा ऐसा था जिसे उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और निराशा ने उसे सागर की तरह डुबो दिया। एक बार जब वह डूब गया, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सू मिंग की छवि उसकी आंखों में तब तक बड़ी होती गई जब तक कि उसने उसके दिमाग में सब कुछ बदल नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ और हताशा में उसने आत्मविनाश करने का निर्णय लिया। अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह पागलपन का कृत्य करके ऐसा करेगा। अफगानिया क्षेत्र में एक किसान के रूप में यह उनका गौरव था, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने यह महत्वहीन था। सू मिंग का सामना करते समय उसे आत्मविनाश का अधिकार नहीं था।
सू मिंग का हाथ कांग सान नू की खोपड़ी के ऊपर से नीचे की ओर धकेला गया, फिर हल्के से टैप के साथ झटके ने तुरंत कांग सान नू के पूरे खेती के आधार को चकनाचूर कर दिया। उसी समय उसकी आत्मा बिखर गई और सू मिंग की आत्मा उसमें समा गई। उन्होंने कैंग सान नू पर सोलसीक का प्रदर्शन करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग किया। जैसे ही सू मिंग ने अपनी आत्मा की खोज की, कैंग सान नू हिंसक रूप से कांपने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया। उस क्षण उसे जो दर्द महसूस हुआ वह उसके पूरे जीवन में महसूस किया गया सबसे बुरा दर्द था, लेकिन वह इससे लड़ नहीं सका। जिस क्षण से उसने सू मिंग पर हमला करने का फैसला किया, उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। सू मिंग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने पूरे जीवन को खत्म कर दिया था और उसकी जानलेवा आभा आसमान तक पहुंच गई थी। वह हमेशा उन लोगों के खिलाफ अविश्वसनीय रूप से क्रूर रहा था जो उसे उकसाने के लिए खुद आए थे, और यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि कैंग सान नू की यादों में कुछ ऐसा था जो उसकी रुचि को बढ़ाता था। चूंकि मामला यही था, इसलिए उस आदमी को भागने देने का उसके पास और भी कम कारण था। समय बह गया। जब आधी अगरबत्ती जलने में लगने वाला समय समाप्त हो गया, तो सू मिंग ने अपना दाहिना हाथ कैंग सान नू के सिर से उठाया और एक झटके के साथ कैंग सान नू की आत्मा पूरी तरह से टूट गई। उसके शरीर पर दरारें पड़ गईं और वे तब तक फैलती रहीं जब तक कि उसका शरीर टूटकर अलग नहीं हो गया और वह राख में बदल नहीं गया जो सू मिंग के हाथ से छूटकर गिर गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि राख कैसे वापस राख में मिल जाएगी और कैसे धूल वापस धूल में मिल जाएगी। सभी चीजें अंततः पृथ्वी के आगोश में लौट आएंगी, कभी वापस न लौटने के लिए। यदि समय पलट सकता है और यदि कैंग सान नू को इसके बारे में पता होता, तो वह निश्चित रूप से सू मिंग के खिलाफ खड़ा होना नहीं चुनता। सत्य ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि यानपाई की हरकतें सही थी और जीरो भी सही थी। जिस क्षण कैंग सान नू की मृत्यु हुई, यान पे, जो डार्क डॉन के शिविर के भीतर एक आकाशगंगा में तियान झीसी और अन्य लोगों के संकेतों की खोज कर रहा था, अचानक कांप उठा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह अपने भंडारण बैग को थपथपाने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर ले आया। तुरंत उसकी हथेली पर एक जेड स्लिप दिखाई दी। उस जेड स्लिप पर दरारें थीं। उसी क्षण जब यान पेई ने उस पर नजर डाली, तो जेड स्लिप पाउडर में बदल गई। यान पेई चुप थी। काफी देर के बाद उसने एक लंबी आह भरी। जेड स्लिप कैंग सान नू की स्लिप ऑफ लाइफ थी। डॉन के संप्रभु के रूप में उन तीनों के पास अपनी जीवन की पर्चियां थीं ताकि वे जान सके कि क्या अन्य अभी भी जीवित थे। कैंग सान नू मर गया। एकमात्र व्यक्ति जो उसे मार सकता था वह सू मिंग है। मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन कैंग सान नू का चरित्र। यान पेई ने अपना सिर हिलाया और फिर इसके बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने सू मिंग के आदेशों को पहले से भी अधिक उत्साह से पूरा करने के लिए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। यदि यान पेई कैंग सान नू की मृत्यु को महसूस कर सकती थी, तो डार्क डॉन के शिविर में डॉन के 3 संप्रभुओं में से एकमात्र महिला हेवनली फॉक्स की जीरो ने भी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया। वह स्वर्गीय लोमड़ियों की वेदी पर एक जटिल रून के केंद्र में बैठी थी। उसके सामने घूमता गुलाबी कोहरा था। उसका खूबसूरत चेहरा बहुत शांत था, लेकिन अचानक उसने सदमे के संकेत के साथ अपनी आंखें खोली। इसकी वजह से वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक नजर आई। यह उन सभी के दिलों के लिए पर्याप्त था जिन्होंने उसे देखा था, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं। इस प्रकार की सुंदरता ने ब्रह्मांड में सुंदरता के अन्य सभी रूपों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल इससे लोगों में इस महिला को देखने के बाद उसे छिपा कर रखने की इच्छा पैदा होगी। यदि उनके पास ये सुंदरता नहीं होती, तो वे स्वयं के विरुद्ध एक छोटा सा अपराध कर रहे होते। उसने अपना निचला होंठ काटा और धीरे से उठ खड़ी हुई। उसके शरीर पर रेशम की जाली का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था ताकि कोई उसकी त्वचा को न देख सके, लेकिन वे उसकी विलो जैसी पतली आकृति को देख सकते थे। ये सभी की निगाहें उस पर केंद्रित करने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था जैसे उस महिला ने सारी सुंदरता अपने पास ही समेट ली हो। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और जब उसने अपना हाथ उठाया,
तो उसकी हथेली पर एक टूटी हुई जेड स्लिप दिखाई दी। जैसे ही उसने जेड स्लिप को राख में बदलते देखा, ज़ीरो ने धीरे से आह भरी। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर आपको पूरा भरोसा था तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यान पेई के लिए उस व्यक्ति की ताकत के बारे में झूठ बोलना असंभव है। भले ही वह झूठ बोलता हो, इसके बजाय वह उस व्यक्ति को छोटा कर देगा। वह अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताएंगे। लेकिन चूंकि उसने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की ताकत को कम नहीं किया और न ही उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, तो यान पेई के बारे में हमारी समझ के आधार पर उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से उसे वश में कर लिया होगा और उसे इस हद तक प्रशंसा से भर दिया होगा कि वह अपने अतीत में लौटने को तैयार था, जो दूसरों पर अपना उपकार करने के लिए बाध्य था। जब ज़ीरो ने आह भरी और उसकी आंखों में तुरंत एक अजीब, शानदार रोशनी दिखाई दी। सबसे मजबूत व्यक्ति होने का यही मतलब है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योजना में और तेज होना होगा, अगर मैं उसे धक्का देकर नीचे गिरा सकूं। जैसे ही ज़ीरो बुदबुदाया, उसके गालों पर हल्का लाल रंग छा गया, लेकिन उसके चेहरे पर संकल्प दृढ़ हो गया। शांत अभिव्यक्ति के साथ सु मिंग ने कैंग सान नू के शरीर को शून्य में बदलते देखा। फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर आकाशगंगा की ओर देखा। विरिडियन गॉड्स, एक जनजाति जो ब्रह्मांड के सभी अजीब स्थानों पर जाना पसंद करती थी जब 3 प्राचीन साम्राज्य आसपास थे। इस जनजाति के लोग वयस्क होने के बाद सभी प्रकार के खंडहरों की तलाश में निकल पड़े। जहां तक उस टुकड़े की बात है, एक विरिडियन भगवान ने इसे किसी अज्ञात स्थान से प्राप्त किया और अपने लोगों के पास वापस ले आया। विरिडियन देवताओं को अंततः कांग सान नू द्वारा मार दिया गया और उसने यह वस्तु संयोग से प्राप्त कर ली। सु मिंग ने कैंग सान नू की यादों में देखे गए दृश्यों के बारे में सोचा। एक पल की गहन चुप्पी के बाद वह चला गया और हवा में गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह पहले ही स्पिरिटलिंग एक्सपेंस कॉस्मोस छोड़ चुका था। वह विस्तृत ब्रह्मांड के माध्यम से चला गया, और जब वह प्रत्येक के पास गया, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसके माध्यम से अपनी इच्छा फैलाई। एक पल में प्रत्येक विस्तार ब्रह्मांड में पैदा हुई कमजोर इच्छाएं अवशोषित हो गईं, और जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, सु मिंग की अपनी इच्छा मजबूत हो गई, लेकिन उसने एरिट्रॉइड का ध्यान आकर्षित नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सु मिंग के पास उन पर कब्जा नहीं था, और न ही उसने विस्तार पर कब्जा किया था कॉस्मोस ब्रह्मांड। इसके बजाय उसने खुद को पूरा करने के लिए वसीयतों को निगल लिया और उन्हें अपने साथ मिला लिया। हालांकि सु मिंग को तितली के पंख का टुकड़ा प्राप्त होने के बाद भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हर बार जब वह एक्सपेंस कॉस्मोस के पास से गुजरता था और उसकी इच्छा को निगल जाता था, तो 3 काले वस्त्र पहने हुए लोग वहां प्रत्येक शक्तिशाली योद्धा के सामने प्रकट होने के लिए खुद को विभाजित कर लेते थे। बताते थे लाइफ एक्सटर्मिनेशन हॉल के नाम पर उनके विस्तार ब्रह्मांड की आत्मा को निगल लिया गया था कि उनकी खेती का स्तर अब नहीं बढ़ेगा, उनका जीवन खत्म हो जाएगा, और यह सब सु मिंग नामक व्यक्ति के कारण था। यदि सु मिंग को सील नहीं किया गया, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे, और एक आपदा निश्चित रूप से उनके सिर पर गिर जाएगी। इस समस्या को हल करने का केवल एक ही तरीका था, उन्हें दुष्ट सु मिंग को रोकने के लिए मिलकर काम करना था। प्रत्येक विस्तार ब्रह्मांड सु मिंग अफवाह से भरा हुआ गुजरा। कई किसानों के दिलों में धीरे धीरे सु मिंग के प्रति नफरत बढ़ती गई। वे लाइफ एक्सटर्मिनेशन हॉल में विश्वास करते थे, और वे अपनी दिव्य इंद्रियों में और भी अधिक विश्वास करते थे, जिसने उन्हें बताया था, जब उन्होंने उन्हें अपने विस्तार ब्रह्मांड के माध्यम से भेजा था, कि यह पहले की तुलना में बहुत अधिक सूख गया था। जब 1 या 2 लोग किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो वह शक्ति मजबूत नहीं होगी। यदि सैकड़ों या हजारों लोग एक व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो उन्हें अब कम नहीं आंका जा सकता है। यदि 10,000 या 1,00,000 लोग किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो उनकी नफरत की ताकत आकार लेना शुरू कर देगी। यदि 10 लाख, 10 करोड़ या अधिक लोग किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति ने क्या किया, वह बुरा था। भले ही वह अच्छा कर रहा हो, फिर भी यह बुरा ही होगा। और उस पल में
हर बार जब सुमिंग एक विस्तृत ब्रह्मांड के पास से गुजरती थी तो इस तरह के बीज बिखर जाते थे और वे धीरे धीरे बढ़ने के संकेत दे रहे थे। लेकिन सुमिंग ने 3 काले वस्त्र पहने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वे उसकी इच्छा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मौजूद ही नहीं थे। वास्तव में वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि एरिट्रॉयड ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। सुरीला मोरस अल्बा भी ऐसा नहीं कर सका। जब तक कि उसके पास एक बार फिर अपना पूरा शरीर न हो, वह उन्हें नोटिस करने में असमर्थ होगा। इस सब का मुख्य कारण ये था कि किसी ने 3 काले वस्त्रधारी व्यक्तियों के माथे पर ताज़ा खून की एक बूंद डाल दी थी, और वह खून स्वर्ग को भी धोखा दे सकता था। वह खून स्वर्ग धोखेबाज खून था। सत्य का अनुसरण अध्याय 1318। यह विशाल विस्तार से आया। सुमिंग इतनी तेजी से आगे बढ़े कि वह एक झटके में एक स्पेंस कॉस्मोस के माध्यम से आगे बढ़ने में कामयाब रहे, और वह केवल एक स्पेंस कॉस्मोस पर रुके जो कि बीएचआर ट्राइब से काफी दूर स्थित था। वह स्थान खंडहर हो चुका था और उस विस्तार ब्रह्मांड की बाधा को सील कर दिया गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा करने वाला शख्स था कैंग सान नू। जब उसने अतीत में विरिडियन देवताओं को नष्ट कर दिया था तो उसने उनके विस्तार ब्रह्मांड को सील कर दिया था और इसे अपनी निजी संपत्ति में बदल दिया था। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें पैर रखने की इजाजत नहीं थी। उसकी सील इतनी मजबूत थी कि केवल अफगानिया क्षेत्र के लोग ही इसे तोड़ सकते थे। यही कारण था कि किसी ने भी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। कैंग सान नू भी इतना शक्तिशाली था कि वह डॉन के शासकों का नेता था, इसलिए अवाकानिया क्षेत्र के लोग भी उसके स्थान की सील तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। कैंग सान नू के मरने के बाद सील बिना जड़ों वाले पेड़ की तरह हो गई। वह धीरे धीरे घुलने लगा। सुमिंग ने अपने सामने विस्तृत ब्रह्मांड की बाधा को देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। गंजा क्रेन बाहर निकलने वाली पहली थी, और जैसे ही उसने जोर से चिल्लाया, उसने अपना सिर बैरियर से टकराया। जब यह बाधा को पार कर गया तो सुमिंग भी इसके माध्यम से चली गई। उसके सामने सब कुछ खंडहर था। आकाशगंगा में अनगिनत लाशें तैरती रहीं, लेकिन वे सनी नहीं। ग्रहों के मलबे से आकाशगंगा भर गई। वह स्थान मृत्यु की आभा से भरा हुआ था, जिससे वह नरक जैसा लग रहा था। सुमिंग ने अपनी नजर उस क्षेत्र पर घुमाई, इससे पहले कि उसकी नजर एक्सपेंस कॉस्मोस के केंद्र पर पड़ी। वहां एक ऊंचा महल था। ये क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ढहा नहीं। इसमें एक प्राचीन उपस्थिति झलक रही थी, और खुले द्वारों से पता चला कि अंदर सब कुछ अंधेरा था। वह एक मरे हुए प्राणी की तरह लग रहा था जिसका मुंह खुला हुआ था। कैंग सान नू की यादों के आधार पर उन्होंने महल से पंख का टुकड़ा प्राप्त किया था। सुमिंग ने उस पर अपनी निगाहें घुमाई, और एक कदम के साथ वह महल के बाहर दिखाई देने के लिए अविश्वसनीय रूप से बड़ी दूरी पार कर गया। फिर उसने उसके अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, तिल उसके चारों ओर दीपक अपने आप जल उठे और उस पर प्रकाश बरसाने लगे। इसके साथ ही सुमिंग ने महल के केंद्र में एक कुर्सी देखी। उस पर पालथी मारकर बैठी एक लाश थी। यह एक बूढ़े व्यक्ति का था जिसने अपनी जीवन शक्ति खो दी थी। वह अपनी पीठ सीधी करके चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी दाहिनी हथेली ऊपर की ओर थी, मानो वहां मूल रूप से कुछ रखा गया हो। सुमिंग ने बूढ़े व्यक्ति की लाश को घूर कर देखा। कैंग सान नू की यादों में जब उसने महल में कदम रखा तो बूढ़ा व्यक्ति पहले ही मर चुका था, और उसने अपने दाहिने हाथ में पंख का टुकड़ा पकड़ रखा था। सुमिंग ने अपनी नजर बूढ़े व्यक्ति की ओर घुमाए और अपने चारों ओर देखा। उसके चारों ओर कुछ भित्ति चित्र थे, लेकिन वे बहुत फीके थे। समय बीतने और विरिडियन देवताओं के विनाश के कारण जो कुछ भी बचा था वह केवल अतीत का अवशेष था। लेकिन इसका सुमिंग पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह बूढ़े आदमी के पास गया और अपना दाहिना हाथ उठाकर बूढ़े आदमी के हाथ पर धकेल दिया। जिस क्षण उन्होंने छुआ, सुमिंग ने समय की कला को क्रियान्वित किया। वह हॉल में खड़ा रहा, लेकिन जो चीजें उसने अपनी आंखों के सामने देखी वे अनगिनत दृश्य थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे पीछे की ओर मुड़ रहे हों।
वे उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर गए, मानो समय विपरीत दिशा में घूम रहा हो। भित्ति चित्र साफ हो गए और धूल धीरे धीरे गायब हो गई। जब सब कुछ नया जैसा था, सुमिंग ने हॉल में कैन सान नू की आकृति देखी। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर अद्यतन अध्याय जानलेवा खून की लालसा के साथ उत्साही कैन सान नू ने खूनी हत्या की बारिश कर दी। एक बार जब वह हॉल में आया और बूढ़े व्यक्ति की लाश देखी, तो उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गई। काफी देर के बाद उसने वह टुकड़ा बूढ़े आदमी के हाथ से छीन लिया। बुजुर्ग, जब आपने मुझे जनजाति से बाहर खदेड़ा था, तो क्या आपने कभी सोचा था कि मैं, कैंग नू, एक दिन इस तरह वापस आऊंगा? कैन सान नू के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन कुछ समय तक चुप रहने के बाद उसने केवल आह भरने और टुकड़े को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। फिर वह मुड़ा और चला गया। समय पलटता रहा और सुमिंग ने देखा कि कैन सान नू के हॉल में आने से पहले इसे बार बार साफ किया जाता था। वहां लोग इसकी पूजा भी कर रहे थे। विरिडियन देवता समृद्धि के युग में रहते थे, लेकिन भित्तिचित्र अब धुंधले नहीं थे। नक्काशी केवल पूजा के लिए आने वाले लोगों के सामान्य समारोहों को दर्शाती थी। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सुमिंग को फायदा हो। ऐसा तब तक था जब तक उसने कई लोगों को उन भित्तिचित्रों को उकेरते हुए नहीं देखा। वे स्पष्ट से फिर अस्पष्ट हो गए। जब दीवारें खाली हो गईं, तो नए भित्तिचित्र दिखाई देने लगे और ये घटनाएं खुद को दोहराने लगी। भित्तिचित्र लगातार किसी के द्वारा उकेरे गए, फिर बार बार बदले गए, लेकिन उनमें से कोई भी सुमिंग के लिए उपयोगी नहीं था। लेकिन वह जल्दी में नहीं था, इसलिए वह अपनी समय कला को क्रियान्वित करता रहा और चुपचाप देखता रहा। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसके आसपास की भित्तिचित्र कितनी बार बदले गए थे। ये तब तक जारी रहा जब तक कि सुमिंग की लाश में धीरे धीरे जीवन शक्ति वापस नहीं आ गई। जब वह मोटी लहरों में शव से बाहर आया, तो बूढ़ा व्यक्ति उस समय में लौट आया जब उसकी मृत्यु अभी बाकी थी। वह एक किशोर को डांटते हुए दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ हॉल में खड़ा था। वह किशोर अपना सिर नीचे करके जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन सुमिंग को अपनी गलतियों और अपनी नाराजगी को स्वीकार करने की अनिच्छा दिखाई दे रही थी। किशोरी कैन सान नू थी। फिर सुमिंग ने हॉल को और भी अधिक पूर्ण स्थिति में देखा। समय पलटता रहा। बूढ़ा चुपचाप पंख के टुकड़े को देख रहा था। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने आसपास के सभी भित्तिचित्रों को मिटा दिया। उस समय सुमिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि जो भित्ति चित्र मिटा दिए गए थे वे उन भित्ति चित्रों से बिल्कुल अलग थे जो उसने पहले देखे थे। जब सुमिंग ने उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तो उन्होंने देखा कि जो भित्ति चित्र मिटा दिए गए थे वे व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे जो कुर्सी पर मर जाएगा। संपूर्ण भित्ति चित्र 4 भागों में विभाजित था। पहला भाग एक युवा व्यक्ति का था जो अपने पूर्वजों की पूजा करने के बाद जनजाति छोड़ रहा था। उनके लोगों ने उन्हें वयस्क बनने की अपनी व्यक्तिगत यात्रा शुरू करने के लिए भेज दिया। भित्तिचित्र का दूसरा भाग एक पुराना मकबरा था जिसमें युवक प्रवेश करता था। उसके चारों ओर विभिन्न दिखावट वाले अनगिनत जीवित प्राणी थे। जब मकबरे की गहराई में एक रूम दिखाई दिया, तो युवक ने उसमें कदम रखा और स्थानांतरित होने से पहले उसकी आकृति स्पष्ट हो गई। तीसरा भाग स्पष्ट रूप से बताता है कि उसके स्थानांतरण के बाद क्या हुआ था। युवक एक में नजर आया अजीब दुनिया। ऐसा लग रहा था मानो यह विशाल विस्तार हो। उस ब्रह्मांड के भीतर एक बहुत बड़ा अंतर था और कोई नहीं जानता था कि यह कहां जाएगा। जब युवक खाई के पास पहुंचा तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उस खाई में प्रकट हो गया। बूढ़ा आदमी खून से लथपथ था और वह एक प्राचीन जहाज पर खड़ा था, जैसे कि वह उसे ढूंढने में कामयाब होने से पहले लंबे समय तक अंतराल के बाहर भटक रहा था। इससे उन्हें पहली बार इस जगह पर कदम रखने का मौका मिलेगा। चौथे भाग में युवक बूढ़े व्यक्ति को कुछ औषधीय गोलियां दे रहा था और साथ ही एक जेड पर्ची भी दे रहा था जिसमें एक नक्शा था। बूढ़े ने अपनी मुट्ठी अपनी हथेली में लपेटी और युवक को प्रणाम किया। उसने हाथ ऊपर उठाया तो उसने दरार से एक टुकड़ा फाड़कर उसे दे दिया।
भित्ति चित्र समाप्त हो गए। जब सू मिंग ने ये देखा तो उसका दिल कांप उठा। जैसे जैसे वह इसे देखता रहा, दीवार पर भित्ति चित्र एक ऐसे समय पर आए जब उन्हें दीवारों पर उकेरा जाना बाकी था। समय बीतने के साथ चारों तस्वीरें हमेशा के लिए गायब हो गईं। इसे देख पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। उन्होंने जो देखा वह केवल भित्ति चित्रों का एक और सेट था जो मूल को मिटा दिए जाने के बाद दिखाई दिया था। सू मिंग ने अपनी आंखें खोली, हालांकि सच में उसने अपनी भौतिक आंखें कभी बंद नहीं की थी। उस क्षण उसने जो आंखें खोली वे उसकी इच्छा से खुली थी। उसने अपना दाहिना हाथ लाश के हाथ से उठा लिया। उसके चारों ओर सब कुछ अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। यह अभी भी टूटा हुआ था, यह अभी भी पुराना था, और भित्ति चित्र अभी भी अस्पष्ट थे। सू मिंग चुप थी। 4 भित्ति चित्र स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के बारे में बात करते हैं जिनसे शव मरने से पहले गुजरा था, या बल्कि यह उस प्रक्रिया के बारे में बात करता था जिससे उसने पंथ का टुकड़ा प्राप्त किया था। जाहिर है उन्होंने इस बारे में कभी दूसरे लोगों से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उसके द्वारा नक्काशी करने के बाद भित्ति चित्र भी व्यक्तिगत रूप से मिटा दिए गए थे। वह नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को पता चले। सू मिंग को पता था कि क्या हुआ था, लेकिन जब वह शांत लग रहा था, उसके दिल में एक प्रचंड तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके लिए शांत रहना असंभव था, और एक बार जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तो भित्ति चित्रों के दृश्य लगातार उसके दिमाग में दिखाई देने लगे। अगर वे भित्ति चित्र सच्चे हैं, तो मैं निश्चित हो सकता हूँ कि यह टुकड़ा किसी अन्य तितली का नहीं है। ये हारमोनियस मॉरस अल्बा के पंखों का एक हिस्सा है। इसी तरह मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि 4 पंखों में से एक में एक गैप है। यह एक गैप है जो हमें परे विशाल विस्तार में ले जाएगा। चूंकि यह अंतर हारमोनियस मॉरस अल्बा एक्सपेंस कॉस्मॉस में नहीं है, एरिट्रॉइड एक्सपेंस कॉस्मॉस में नहीं है, और न ही डार्क डॉन और सेंट डैफियर में है। ये होना चाहिए चौथे विंग के विस्तार ब्रह्मांड में। अगर यह सब सच है, तो वह अतीत में चौथे एक्सपेंस कॉस्मॉस में गया था। जब वह वहां था तो उसने जिस बूढ़े व्यक्ति को देखा था वह वही का है। जब सू मिंग ने ये सोचा तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके मन में एक विचार प्रकट हुआ जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका। इससे उसका मन और हृदय कांप उठा। बूढ़ा आदमी परे विशाल विस्तार से आया था। सू मिंग की सांसें तेज हो गईं। भित्ति चित्रों के दृश्य लगातार उसके दिमाग में उभरते रहे। अंततः वह उस दृश्य पर स्थिर हो गया जिसमें बूढ़े व्यक्ति ने अंतराल में कदम रखा था। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ है। उसे बुरी तरह से घायल होना चाहिए था, और उसने यहाँ आने के लिए अंतरिक्ष में जाने के लिए जहाज को एक मंत्रमुग्ध जहाज के रूप में इस्तेमाल किया। उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को संभवतः कौन घायल कर सकता है, और वह कहाँ से आया? सू मिंग को झटका लगा, और वह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उसे काले कपड़े पहने युवक द्वारा तितली को नष्ट करने का दृश्य याद आ गया। सू मिंग की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। क्या ऐसी संभावना है कि वह किसी अन्य तितली की दुनिया से आया हो, और इससे पहले कि वह तितली नष्ट हो, वह इस जगह भाग गया? एक जहाज। मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है जो हमेशा एक प्राचीन जहाज पर रहता है। वह है बूढ़े आदमी का विनाश वन। सू मिंग कुछ कदम पीछे हट गए और उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। काफी देर बाद उसने कुर्सी पर पड़ी लाश को देखने के लिए तेजी से अपना सिर उठाया। ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन अपने साथ एक जहाज लाया और एरिट्रॉइड में अपनी जरूरत की चीजों की खोज की। जिन लोगों की पेशकश उन्होंने स्वीकार की, उन्हें उनके गाथा गीत में उनके नाम दर्ज करने का अधिकार था। वह गाथा गीत नहीं मरेगा, और इसलिए वे सभी जिनके नाम उसके अंदर थे भी नहीं मरेंगे। वह तीसरे युग के दौरान एरिट्रॉइड में दिखाई दिए। ये भित्ति चित्रों की सामग्री से मेल खाता है। फिर शायद उस समय ये पहली बार था जब उसने हारमोनियस मॉरस अल्बा की दुनिया में प्रवेश किया था। वह ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन है, और वह डार्क डॉन से आया है। वास्तव में डार्क डॉन भी। सू मिंग की पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं।
उसके हृदय की गहराई से एक ठंडी ठंडक उठी और उसके शरीर में भर गई। फिर जब वह अपनी दुनिया को काले कपड़े पहने एक युवक द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद भाग गया तो उसके लक्ष्य क्या थे और वह इस वक्त कहाँ है? अफवाहें कहती हैं कि तीसरे युग के अंत के दौरान ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन की मृत्यु हो गई और वह जीवन विनाश के बीज में बदल गया। मैंने इसका आधा भाग पहले ही पाला है। अब जीवन विनाश का बीज पूरा हो गया है और यह सु जुवान यी और लेई चेन के साथ है। सु शुवान यी, वह और क्या जानता है? सु मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। केवल उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि भले ही वह अपने युग की सबसे मजबूत शक्ति थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने रहस्य का कोहरा और भी घना हो गया था। सत्य का अनुसरण अध्याय 1319। क्या आप सेडान कुर्सी पर बैठेंगे या चलेंगे? बूढ़े आदमी का विनाश। सु मिंग ने बुदबुदाया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसकी उत्पत्ति इस महान व्यक्ति से जुड़ी होगी। सु मिंग जीवन विनाश के बीज से भी अपरिचित नहीं थी। वास्तव में उसने लंबे समय तक इसका पोषण किया था जब तक कि जीवन विनाश के बीज का आधा हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू जुबान भी वैसी ही थी। उस समय इन सबका सु मिंग से एक अस्पष्ट संबंध प्रतीत हो रहा था, खासकर तब से। शायद अन्य लोग बस यही कहेंगे कि बूढ़े आदमी का विनाश सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन सु मिंग को स्पष्ट रूप से याद था कि उसने वास्तव में एक बूढ़े आदमी को एक प्राचीन जहाज पर देखा था जब वह जीवन के बीज विनाश में था। वास्तव में यहाँ तक कि गंजे सारस ने भी पहले बूढ़े आदमी का विनाश देखा था। उस समय गंजे सारस ने अनंत जीवन प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। वह एक शक्तिशाली योद्धा था जो अपनी दुनिया से भागने में कामयाब रहा जब उसे काले कपड़े पहने एक युवक ने नष्ट कर दिया था। वह इस स्थान पर पहुंचने के लिए विशाल विस्तार से गुजरने में कामयाब रहा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि समय बीतने के साथ उनकी मृत्यु हो गई है। फिर चूंकि वह मरा नहीं है, वह कहाँ है और उसके लक्ष्य क्या हैं? सु जुवान यी पर जीवन विनाश के बीज का जुनून सवार था, इसलिए वह निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ जानता होगा। सु मिंग हॉल में दोबारा नजर डालने से पहले बहुत देर तक चुप रहे। फिर वह मुड़ा और चला गया। एक कदम के साथ वह उस विशाल ब्रह्मांड से गायब हो गया। डार्क डॉन और सेंट डैफियर के शिविरों में पहुंचने से पहले सु मिंग ने सोचा था कि वह एरिट्रॉइड के साथ साथ हारमोनियस मॉरस अल्बा को भी समझ गया है, लेकिन केवल उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि कुछ रहस्य थे जो शायद एरिट्रॉइड और हारमोनियस मोरस को भी समझ आ गए थे। अल्बा को पता नहीं था। वहां काले कपड़े पहने एक युवक था जिसने तितली को निगल लिया था और बूढ़ा आदमी विनाशक था जो विशाल विस्तार से अंतराल के माध्यम से प्रवेश कर गया था। इनकी तुलना में हारमोनियस मॉरस अल्बा के गैप का गठन अब कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। जितना अधिक वह जानता था, सु मिंग को उतना ही अधिक महसूस होता था कि हारमोनियस मॉरस अल्बा पर 4 पंखों द्वारा बनाई गई दुनिया को समझना बहुत मुश्किल था। विशाल विस्तार में 9 तितलियों को किसने बनाया और किसने उन्हें दुनिया बनाने की क्षमता दी और जिंदगियां? वह काला वस्त्रधारी युवक कौन था और वह तितलियों को क्यों निगलना चाहता था? फिर बूढ़े आदमी का विनाश भी हुआ। वह बमुश्किल मौत से बचकर इस स्थान पर भाग आया था। उसके लक्ष्य क्या थे? ये सभी प्रश्न सु मिंग के मन में भर गए और उन्होंने एक्सपेंसे कॉस्मोस को चुपचाप छोड़ दिया। उस क्षण उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसे विकसित होंगी और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या हारमोनियस मॉरस अल्बा को नुकसान हुआ था, क्या एरिट्रॉइड का कब्जा सफल होगा, क्या काले कपड़े पहने युवक आएगा और ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन के क्या लक्ष्य थे। सु मिंग को नहीं पता था वे चीजें अच्छी हैं, और चूंकि यही मामला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उन पर कितना विचार करता था, ये व्यर्थ होगा। उस समय सु मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुद को मजबूत बनाना था। भले ही वह अपने युग में सबसे मजबूत बन गया हो, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। उसे उन सभी युगों में सबसे मजबूत व्यक्ति बनना था जिन्हें हारमोनियस मॉरस अल्बा के 4 विंगों ने अनुभव किया था।
वास्तव में उसे एक कदम आगे बढ़ना था और ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन जैसा व्यक्ति बनना था जो विशाल विस्तार में आगे बढ़ सकता था। ऐसा करके ही वह वास्तव में सभी आपदाओं से लड़ सकता है। भले ही वह आपदा का सामना नहीं कर सका, फिर भी वह अपनी कुछ ताकत बचाकर रख सकता था ताकि उसके लिए ऊपर उठने की संभावना बनी रहे भविष्य में शक्ति। इस प्रकार के संकल्प के साथ जब सू मिंग ने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उन्हें निगलने के लिए डार्क डॉन में अधिक विस्तृत ब्रह्मांडों की ओर चला गया। वह न केवल डार्क डॉन के विस्तृत ब्रह्मांड को निगल जाएगा, बल्कि वह सेंट एफियर के विस्तृत ब्रह्मांड को भी निगल जाएगा। एक बार जब उसने डार्क डॉन और सेंट एफियर में सभी 360 विशाल ब्रह्मांडों को निगल लिया, तो उसकी इच्छा एक और कायापलट से गुजरेगी। तब यह इतना मजबूत होगा कि उसके अंतिम आध्यात्मिक आरोहण में उसका समर्थन कर सके। ये भक्ति लगभग आधे महीने तक चली। सू मिंग जहाँ भी गए, चाहे वहाँ कोई भी जाति रही हो, उस विशेष विस्तार ब्रह्मांड में पैदा हुई कमजोर इच्छा पूरी तरह से उनके द्वारा निगल ली जाएगी, लेकिन उन्होंने उन विस्तार ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया। सच तो यह है कि इस प्रकार के समर्पण का उन लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उनके जनजाति के लोगों के विश्वासों द्वारा गठित विस्तार ब्रह्मांड में इच्छा शक्ति को निगलने के बराबर था। हालांकि सच तो यह है कि उस वसीयत को प्रत्येक जनजाति द्वारा पूजे जाने वाले देवता के रूप में भी नहीं देखा जा सकता है। एक बार जब इच्छा शक्ति खत्म हो गई, तो जनजाति के लिए एकमात्र नुकसान ये होगा कि उसे अब विस्तार ब्रह्मांड के साथ एक होने का एहसास नहीं होगा। हालांकि वे अभी भी साधना पथ पर अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं और उनके जीवन की अवधि वही रहेगी। वास्तव में कुछ समय बीत जाने के बाद एक और वसीयत का जन्म होगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि आपदा से पहले केवल कुछ 100 साल ही बचे थे। भले ही सू मिंग ने उन कमजोर इरादों को खत्म नहीं किया हो, फिर भी वे आपदा से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सू मिंग अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए थे कि लाइफ एक्सटर्मिनेशन हॉल के 3 काले कपड़े पहने लोग अभी भी पूरे विस्तार ब्रह्मांड में उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने आक्रोश भड़काया और कई जनजातियों के अनगिनत लोगों में उसके प्रति नफरत की आग भड़का दी। उन्होंने एक ऐसा बीज बोया था जो लगातार बढ़ने के साथ साथ सभी नकारात्मक भावनाओं को भी सोख रहा था। जबकि सू मिंग ने विस्तार ब्रह्मांड में वसीयत को निगल लिया, गंजा क्रेन ने अपना जीवन अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक तरीके से जिया। आमतौर पर जब सू मिंग ने एक विस्तृत ब्रह्मांड की इच्छा को निगल लिया, तो वह उन सभी घृणित और गंदे तरीकों का उपयोग करके सभी क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए अपनी परिवर्तन कला पर भरोसा करेगा जो वह सोच सकता था। हालांकि इसके लिए ये केवल छोटी छोटी तरकीबें थीं। आखिरकार जब ये ब्लैक इंक प्लेनेट में था, तब इसने क्रिस्टल की खातिर घोटाले वाली शादियां भी आयोजित की थीं। उन दिनों की तुलना में गंजा सारस पहले से ही बहुत अधिक दयालु था। आधे महीने बाद जब सू मिंग ने डार्क डॉन में 180 वसीयतों में से लगभग 7/10वां हिस्सा निगल लिया था और बस जारी रखने ही वाला था, गंजा क्रेन भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी तक क्रिस्टल से भरा अपना सामान नहीं लूटा है। सू मिंग अचानक रुक गया जब वह एक विस्तृत ब्रह्मांड के पास से गुजरा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने भंडारण बैग को थपथपाया। तुरंत उसके हाथ में एक जेड स्लिप आ गई। ये वही था जिसमें सू मिंग के पास यान पेई की आत्मा की झलक थी, जो उन्हें संवाद करने में मदद कर सकती थी। उसने जेड स्लिप पर एक नजर डाली और उसे स्कैन करने के लिए अपनी वसीयत भेजी। तुरंत सू मिंग के मन में यान पेई की सम्मानजनक आवाज उठी, मास्टर, मुझे उन लोगों के निशान मिल गए हैं जिनके बारे में आपने पूछा था, लेकिन मास्टर, आपको सबसे पहले एक्सपेंसे कॉस्मोस में आना चाहिए जहां स्वर्गीय लोमड़ियां रहती हैं। उसकी बातों में कुछ झिझक थी। ऐसा लगता था जैसे वह नहीं जानता था कि अपने विचारों को शब्दों में कैसे पिरोया जाए और मामले को कैसे समझाया जाए। उसे चिंता थी कि वह सू मिंग के गुस्से को भड़का देगा, जिससे वह बहुत घबराया हुआ और झिझकने लगा। सू मिंग ने जेड स्लिप को दूर रखने से पहले एक पल के लिए अपने शब्दों पर विचार किया। एक कदम के साथ
वह एक स्पेस कॉस्मोस की ओर बढ़ गया जहां स्वर्गीय लोमड़ियां उसके दिमाग में मौजूद नक्शे पर आधारित थी। वह एक्सपेंस कॉस्मोस उन एक्सपेंस कॉस्मोस के 3/10वें हिस्से में से एक था जिसे सू मिंग ने अभी तक नहीं खाया था। वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय लोमड़ियां किस प्रकार की जनजाति थी, लेकिन यान पेई ने उसे एक बार बताया था कि डॉन जीरुओ की संप्रभुता उन्हीं की है। सू मिंग के मन में जीरुओ की बहुत अधिक छाप नहीं थी, जिसे यान पेई ने डार्क डॉन के शिविर की सबसे मजबूत महिला कहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने इधर उधर घूमने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। आधे अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में वह कई विस्तृत ब्रह्मांडों से गुजरा और विशाल ब्रह्मांड में कदम रखा जो स्वर्गीय लोमड़ियों से संबंधित था। जब उसने उसमें कदम रखा, तो सू मिंग तुरंत भौचक्की रह गई। इस विस्तार में आकाशगंगा कॉस्मोस काला नहीं, बल्कि गुलाबी था। गुलाबी रंग के कारण लोगों को यह महसूस होता था कि जब वे इसे देखते हैं तो उनका शरीर बिना किसी सूचना के गर्म हो जाता है, लेकिन इस गर्मी का मतलब यह नहीं है कि उनके शरीर वास्तव में गर्म हो गए हैं। इसके बजाय उनका रक्त तेजी से बहता था और उनके शरीर में गर्मी का एक संकेत जमा हो जाता था। अप्रत्याशित दृश्य ने सू मिंग को एक बहुत ही अजीब एहसास दिया, लेकिन अपने साधना आधार की ताकत और अपनी इच्छा शक्ति की महान शक्ति के साथ उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार प्रत्येक विस्तार ब्रह्मांड की अपनी विशेषताएं थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। लगभग उसी क्षण जब सू मिंग ने विस्तार ब्रह्मांड में कदम रखा, आगे से लंबे चाप उसकी ओर बढ़े। जब उसने नजर डाली, तो उसने पाया कि वे सभी अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिलाओं के थे। उन्होंने दिखावटी कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन एक शालीन और सुरुचिपूर्ण एहसास दिया। वे सभी अद्भुत सुंदरियां थीं। उनमें एक भी खामी नहीं थी। जब वे आगे आए, तो उन्होंने सू मिंग के सामने 2 लंबी पंक्तियां बनाई। प्रत्येक महिला के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने अपने सिर के ऊपर लाल लालटेन उठाई हुई थी, जो गुलाबी आकाशगंगा को इस तरह से रोशन कर रही थी कि यह तुरंत उस एहसास से भर गई जैसे कि वह गुलाब हो। यह अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध लग रहा था, और उस क्षेत्र में एक अस्पष्ट हवा थी जिसे सू मिंग शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। फिर भी वह अस्पष्ट हवा अविश्वसनीय रूप से फीकी थी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके हृदय में दुष्ट इरादे हों, तो वे इसे अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम होंगे। फिर भी यदि जो लोग शुद्ध हृदय के थे उन्होंने इसे देखा, तो वे केवल यही सोचेंगे कि यह स्थान अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। सू मिंग पहले वाला नहीं था, और न ही वह बाद वाला था। उसने भौहें सिकोड़ ली और महिलाओं की 2 कतारों से बने लंबे रास्ते पर ठंडी नजर डाली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह कहां ले जाएगा। भले ही महिलाएं सुंदर हों या बदसूरत, वे सू मिंग का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। उसकी इच्छाएं प्रबल नहीं थी, क्योंकि उसे अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं हुआ था। हम स्वर्गीय लोमड़ी वरिष्ठ सू मिंग का स्वागत करते हैं। महिलाओं ने धीरे से बात की, और उनके शांत शब्दों में एक गरिमापूर्ण हवा थी क्योंकि उन्होंने सू मिंग को एक छोटे से धनुष में अपने घुटनों को झुकाया था। उनकी आवाजें कानों को अविश्वसनीय रूप से सुखद लगती थी, मखमल की तरह नर्म लगती थी, लेकिन कामुक नहीं। उनके शब्द सम्मानजनक थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो वे अनजाने में किसी को चिढ़ा रहे हों, हालांकि कोई नहीं जानता था कि क्या यह उनकी कल्पना मात्र थी। यहाँ तक कि सू मिंग भी उन पर कुछ नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सकी। जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना, तो उसे भी वे बातें कानों को बहुत अच्छी लगी, जिससे उसके चेहरे से झुर्रियां गायब हो गईं। वरिष्ठ, कृपया इस तरह से। हमारे जनजाति नेता संप्रभु जी और संप्रभु पी दोनों हमारे सामने हैं। वे आपका स्वागत करने के लिए इस जगह की ओर झुक रहे हैं। सामने की 2 महिलाओं में से एक ने धीरे से कहा। उसकी नजरें सू मिंग की ओर चली गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक पवित्र भाव था। सू मिंग ने सिर हिलाया। जब वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, तो दूसरी महिला झट से घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से बोली, एनी अपडेट एट ऑडियो बुक्स 108 कॉम। वरिष्ठ, क्या आप सेडान कुर्सी पर बैठना चाहेंगे या चलना चाहेंगे?
महिला की आवाज घंटियों की तरह स्पष्ट थी। जब ये सू मिंग के कानों तक पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर गर्म बारिश हो गई हो। बिना उसकी जानकारी के उसके अंदर एक आरामदायक भावना जाग उठी और सू मिंग उसकी ओर देखने के लिए रुक गई। सेडान कुर्सी से आपका क्या मतलब है? उसने धीरे से पूछा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सू मिंग तुरंत स्तब्ध रह गई, क्योंकि दो पंक्तियों में से 100 से अधिक महिलाएं तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गईं। उन्होंने अपने सामने महिला के कंधों पर हाथ रखा और पलक झपकते ही उन्होंने एक सांप की आकृति बना ली। सांप की संरचना के केंद्र में लगभग 1 दर्जन महिलाओं के शरीर से बनी एक नर्म कुर्सी थी, जो एक अविश्वसनीय रूप से कामुक सेडान कुर्सी का निर्माण कर रही थी। वरिष्ठ, कृपया सेडान कुर्सी पर बैठें। जिस महिला ने सू मिंग से बात की थी, उसने पहले अपने घुटनों को मोड़कर उसे प्रणाम किया। वह धीरे से बोली और उसके चेहरे पर बदलाव का कोई संकेत नहीं था। वह हमेशा की तरह उचित और गरिमापूर्ण लग रही थी, मानो इस प्रकार की सेडान कुर्सी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो। अगर किसी ने इस पर ज्यादा सोचा तो यह महिला की गलती नहीं थी, बल्कि अकेले व्यक्ति की गलती थी। सू मिंग चुप हो गई। सत्य का अनुसरण अध्याय 1320। बाल्डीज क्रोध। अगर यह 1000 साल पहले का सू मिंग होता तो वह निश्चित रूप से शर्मा जाता। हो सकता है कि वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के कामकाज पर ज्यादा ध्यान न देता हो, लेकिन फिर भी वह कुछ समझता है। दोहरी खेती के बारे में सिद्धांत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन वर्तमान सू मिंग को एक बूढ़े राक्षस के रूप में जाना जाता था। इस बात को लेकर वह थोड़ा असहज और अजीब महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन भावनाओं का एक भी संकेत उनके चेहरे पर नहीं दिखा। उसने अपनी नजर चुलबुली महिलाओं द्वारा बनाई गई सेडान कुर्सी की ओर घुमाई, फिर उसके पास जाकर कामुक सेडान कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। सू मिंग के नीचे लगभग 1 दर्जन महिलाओं के कोमल शरीरों से बनी एक सीट थी। जब वह बैठा तो उसे तुरंत अपने नीचे की कोमलता का एहसास हुआ, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वह महिलाओं के शरीर के किस हिस्से पर बैठा है। सू मिंग ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने के साथ साथ अपनी सांस लेने का व्यायाम भी शुरू कर दिया। एक बार जब सू मिंग बैठ गई तो गंजे क्रेन की आंखों में तुरंत तिरस्कार की झलक दिखाई दी। वह उड़ गया, जबकि ऐसा लग रहा था जैसे वह ऐसा करने के लिए अविश्वसनीय रूप से अनिच्छुक था। वह सू मिंग के बगल में एक भाव के साथ बैठ गया, जो बता रहा था कि वह पहले से ही अपने सिर में कुर्सी को कैसे चुन रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर तिरस्कार की भावना और भी अधिक बढ़ गई। ये सिर्फ त्वचा और मांस का एक गुच्छा है, तो इसमें दिखावा करने की क्या बात है? एक बार जब मेरे शरीर पर पंख लग जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से इन महिलाओं से भी बेहतर दिखूंगी। गंजा क्रेन अपनी सांसों में बुदबुदाया और अपने बगल में एक महिला के शरीर के एक निश्चित उभरे हुए हिस्से को थपथपाया। जरूर नर्म है, लेकिन वे बहुत बदसूरत दिखते हैं। उनके पास कोई पंख भी नहीं है। बहुत बदसूरत, आह बहुत बदसूरत। हाँ, मुझे एक सुंदर मादा सारस कब मिलेगी जो मेरे साथ उड़ सके? जैसे ही गंजे सारस ने बड़ी भावना से आह भरी, उसने सहज रूप से अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण और घृणास्पद दृष्टि के साथ शरीर के हिस्से को निचोड़ लिया। ये दूर नहीं गया। सू मिंग ने गंजे क्रेन की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसके नीचे की सेडान कुर्सी हिली, एक सुखद खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिलाओं की 2 पंक्तियों ने सू मिंग को उठाया और आगे बढ़ गईं। शुरुआत में सू मिंग को वास्तव में इसकी आदत नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। जब वह पालकी की कुर्सी पर बैठा रहा तो उसने अपने चारों ओर गुलाबी आकाशगंगा को देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने ध्यान करना बंद कर दिया और एक महिला की ओर झुक गए, जो सू मिंग को पीछे की ओर झुकते हुए देखकर तुरंत शांत होकर बैठ गई थी। उसने अपना वजन संभालने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया। उपचार और आनंद का ये रूप कुछ ऐसा था जिसे सू मिंग ने कभी अनुभव नहीं किया था, क्योंकि वह खुद को याद कर सकता था। जब वह पीछे झुका
तो उसके आसपास की कुर्सी से तुरंत कई हाथ बढ़े और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। यदि सू मिंग की इच्छा शक्ति महान नहीं होती तो इससे होने वाली भावना उसे भी क्षण भर के लिए खो देती। गंजी क्रेन को भी सू मिंग के समान ही कामुक व्यवहार प्राप्त हुआ, लेकिन उसका शरीर थोड़ा छोटा था, इसलिए जब हाथों ने उसे सहलाया तो गंजी क्रेन की आकृति व्यवहारिक रूप से मांस और त्वचा के नीचे दबी हुई थी, जिसे उसने कुछ क्षण पहले घृणा की दृष्टि से देखा था। सू मिंग ने मना नहीं किया। वह एक मनमौजी व्यक्ति थे और हमेशा अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। उसके पास उसे बांधने वाली बहुत सारी नैतिकताएं नहीं थीं। चूंकि वह पहले ही पालकी की कुर्सी पर बैठ चुका था, इसलिए उसका इरादा उच्च नैतिक मानकों वाले किसी व्यक्ति का दिखावा करने का नहीं था। लेकिन वह कोई भी काम हाथ से नहीं करेगा। आखिरकार वह नहीं जानता था कि किस प्रकार की कार्रवाई को नियंत्रण से बाहर माना जाएगा। वह केवल महिला की ओर पीछे झुका और पालकी की कुर्सी को हिलने दिया। जब लगभग 1 घंटा बीत गया तो सू मिंग के सामने प्रकाश का एक विशाल घेरा दिखाई दिया। वह गुलाबी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वह फैला, उसके भीतर गुलाबी रेशमी जालीदार पोशाक पहने एक लड़की दिखाई दी। इस महिला की शक्ल सभी की नजरों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। जिस समय वह प्रकट हुई, सू मिंग के आसपास की महिलाओं की सुंदरता उसकी तुलना में तुरंत फीकी पड़ गई। सामान्य महिलाओं की तुलना में सू मिंग के आसपास की महिलाएं चमकदार चंद्रमा की तरह शानदार थीं, लेकिन जब उनकी तुलना गुलाबी पोशाक वाली महिला से की गई, तो वे जुगनू की हल्की चमक थी। गुलाबी रंग की पोशाक वाली महिला लंबी थी। उसका शरीर पतला था और उसके शरीर पर बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक उभार नहीं थे। हालांकि इससे उसे एक कमजोर और नाजुक एहसास हुआ, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग तुरंत उसके प्रति स्नेह महसूस करने लगे। बैंगनी क्रिस्टल उसके भौं के केंद्र में आभूषण के रूप में काम करते थे। जब वह मीठी मीठी बातें करती थी, तो एक अवर्णनीय आकर्षण बिना उसकी सूचना के प्रकट हो जाता था, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग उसे कभी नहीं भूल पाते थे। महिला की सुंदरता उसकी गोरी कलाई से आती थी, जिसे केवल उसकी आस्तीन से ही देखा जा सकता था। आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे किसी झरने का चमकता हुआ पानी हो। उसकी उंगलियां जो सफेद जैद की तरह लंबी और गोरी थी, और उसके होंठ इतने लाल थे कि ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह में लाल मोती हो। उसकी आंखों की हर चमक और उसके होठों की हर मुस्कान किसी भी व्यक्ति के दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। सू मिंग ने अपने जीवन में जितनी भी महिलाओं को देखा था, चाहे वह बाय लिंग, कैंगलैन, जू हुई या यहाँ तक कि यू हुआन भी हो, इस महिला की सुंदरता की तुलना नहीं कर सकती थी। ये कहा जा सकता है कि उनके सामने की सुंदरता सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे सू मिंग ने अपने जीवन में कभी देखा था। एक बार जब सौम्य मुस्कान, उसकी आंखों में प्रतीत होने वाली अवर्णनीय सुंदरता, गरिमापूर्ण हवा और उसका हल्का आकर्षण एक साथ मिल गए, तो प्रभाव के कारण उसके सामने सभी जीवन फीके पड़ सकते थे। भले ही यान पेई भी डॉन का संप्रभु था, जब वह उसके बगल में खड़ा होता था तो वह उसकी मदद नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत अधिक फीकी हो जाती थी, जिससे उसकी ओर देखने वाले सभी लोग खुद की मदद करने में असमर्थ हो जाते थे और उसे नजरअंदाज कर देते थे। ऐसा लगता है कि यान पेई को इसके बारे में पता था। यही वजह थी कि उसने उसके बहुत करीब न रहने का फैसला किया, लेकिन फिर भी वह नजरअंदाज किए जाने से नहीं बच सका। महिला के आसपास अन्य स्वर्गीय लोमड़ियां थीं, और उनमें से लगभग 8/10 महिलाएं थीं। उनमें से केवल 2/10 हिस्सा पुरुष थे, और वे सभी सुंदर पुरुष थे। उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया, और जैसे ही उन्होंने सू मिंग को देखा, वे घुटनों के बल बैठ गए और उसकी पूजा करने लगे। हम वरिष्ठ सू को बधाई देते हैं। जब उनकी आवाज़ें आकाशगंगा में गूंज रही थी, तो गुलाबी कपड़े पहने महिला धीरे से मुस्कुराए और एक कदम आगे बढ़ गई। उसकी नजर सू मिंग पर पड़ी जो सेडान कुर्सी पर थी। जब उसने उसे देखा तो उसने अपने घुटने थोड़े मोड़े और अपना मुंह खोला। मैं जी रुओ हूँ। नमस्ते वरिष्ठ सू। भले ही वे दोनों डॉन की संप्रभु थी, लेकिन उसकी पसंद और रवैया कैंग सान नू से बिल्कुल अलग था। जब उसकी कोमल आवाज उसके होठों से बाहर निकली
तो यान पेई ने उस पर अजीब नजर डाली और उसका दिल कांप उठा। ज़ीरुओ के बारे में अपनी समझ के आधार पर उसे लगा कि वह बता सकता है कि वह क्या सोच रही थी, और इससे वह हैरान रह गया। यह ज़ीरुओ, वह। यान पेई ने एक तेज सांस ली और तुरंत सू मिंग को झुकाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। सेडान कुर्सी पर बैठे हुए सू मिंग अभी भी महिला के खिलाफ झुकी हुई थी। उसने यान पेई और ज़ीरुओ पर अपनी नजर डाली। हालांकि वह ज़ीरुओ से पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी वह बता सकता था कि यह महिला डॉन की तीसरी संप्रभु थी। ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने मुझे इस जगह पर आने के लिए क्यों कहा है, सू मिंग ने महिला के खिलाफ झुकते हुए स्पष्ट रूप से कहा। पीछे झुकना और मुलायम शरीर पर बैठना अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। सू मिंग की आवाज सपाट और उदासीन थी, लेकिन जब ये यान पेई के कानों में पड़ी तो उसका दिल कांप उठा। उसके सारे उलझे हुए विचार तुरंत दूर हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत किया और कुछ कदम आगे बढ़ाए। जब उसने सू मिंग की ओर अपनी मुट्ठी लपेटी तो वह तुरंत बोला, मास्टर, ये है। जब यान पेई बोलना जारी रखने ही वाला था, ज़ीरुओ ने धीमी आवाज में बात संभाली। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से सू मिंग की ओर देखा और उसकी आवाज नर्म और नम्र थी, मानो वह थोड़ी चिंतित हो। सीनियर सू, कृपया उसे दोष न दें। यह मेरी गलती है। ये बात इतने साल पहले की है। एरिट्रॉइड के डिवाइन एसेंस स्टार महासागर में वास्तव में कुछ लोग थे जिन्होंने सुरंग नहीं खोली थी, लेकिन डार्क डॉन के शिविर में आने के लिए सुरंग की शक्ति का उपयोग किया था। और वे स्वर्गीय लोमड़ियों के विस्तार ब्रह्मांड में हैं। लेकिन हम स्वर्गीय लोमड़ियों की नियति की कसम खा सकते हैं कि हमने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा है। जब उन्हें हमारे विस्तृत ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया गया तो वे हमारे विस्तृत ब्रह्मांड में एक अजीब जगह में समा गए। जब वह धीरे से बोली तो ज़ीरुओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह झूठ नहीं बोलती थी, क्योंकि वह कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करती थी। भले ही वह नहीं जानती थी कि सू मिंग के पास किस प्रकार की दिव्य क्षमताएं हैं। यान पेई ने समय को उलटने की जिस कला का उल्लेख किया था वह सू मिंग के लिए सभी झूठों को कुचलने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त थी। सू मिंग शांत दिखाई दे रहे थे और उनकी भावनाएं उनके चेहरे पर नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन वह अब महिला के खिलाफ झुक नहीं रहे थे। इसके बजाय वह सीधा बैठ गया था। ज़ीरुओ को घूरते हुए उन्होंने शांति से कहा, जारी रखें। यह एक सरल शब्द ज़ीरुओ के दिल को झकझोरने के लिए काफी था, लेकिन जितना अधिक ये होता, उसके दिल में आग उतनी ही तेज होती। इससे उसका पूरा शरीर भर गया, जिससे उसे एक शक्तिशाली योद्धा के सामने अपना सिर झुकाने की इच्छा होने लगी। इस भावना के भीतर किसी प्रकार का आक्रोश नहीं था, बल्कि अवर्णनीय सुरक्षा थी। पराक्रमी सू मिंग की नजर के दबाव के कारण ज़ीरुओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुरंत उसे नीचे धकेलने का विचार उसके मन में अविश्वसनीय रूप से प्रबल हो गया। वे ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन की कब्र में हैं। ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन एक समय डार्क डॉन के शिविर में सभी विस्तृत ब्रह्मांडों में एक किंवदंती थी। उनकी मृत्यु से पहले डार्क डॉन में 180 एक्सपेंस कॉस्मॉस में से 4 ने उनकी कब्र बनाई थी, और उनमें से एक कब्र हेवनली फॉक्स एक्सपेंस कॉस्मॉस में है। जिन लोगों को डिवाइन एसेंस स्टार ओशन से यहाँ स्थानांतरित किया गया था, उन्हें ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन की कब्र में डाल दिया गया है। ज़ीरुओ ने अपना सिर झुकाए हुए धीरे से समझाया। बूढ़े आदमी विनाश की कब्र। सू मिंग महिलाओं द्वारा बनाई गई सेडान कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि वह पंख के टुकड़े की समझ हासिल कर सके और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बूढ़े आदमी का विनाश विशाल विस्तार से हुआ था, सू मिंग ने ज़ीरुओ ने जो कहा उसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा होगा, लेकिन ठीक उसी समय ऑडियो बुक्स 108 पर जाएं। न्यूएन उपन्यासों के लिए वह चमक गायब होने से पहले सू मिंग की आंखें चमक उठी। एक बार जब उसकी आंखों में एक शांत भाव बस गया तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ज़ीरुओ के सामने पहुंचने के लिए महिलाओं द्वारा बनाई गई कामुक सेडान कुर्सी से बाहर चला गया। जब वह उसके पास आया तो ज़ीरुओ को एक ऐसी उपस्थिति महसूस हुई जो उसके चेहरे पर आकर उसे दबा सकती थी,
और इससे वह सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसने उस आग्रह को दबा दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और सू मिंग को अपनी ओर आते हुए देखा। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से सुंदर थीं, सितारों की तरह, लेकिन जब सू मिंग ने उन्हें देखा तो उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह उदासीन रही। वह जीरुओ के सामने पहुंचा और बेहोश होकर बोला, आप ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन की कब्र तक रास्ता दिखाएंगे। महिलाओं द्वारा बनाई गई पालकी कुर्सी से गंजे क्रेन की चीख आकाशगंगा में चली गई। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने संघर्ष किया और अंततः बहुत कठिनाई के बाद खुद को उसके हाथों से छुड़ाने में सफल रहा। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अविश्वसनीय रूप से अस्त व्यस्त दिखने के साथ उड़ गया। इसके चेहरे पर उपहास और तिरस्कार बहुत पहले ही गायब होकर आतंक में बदल गया था। धिक्कार है, लानत है, तुम उस जगह को छू नहीं सकते, तुम। गंजा क्रेन अस्त व्यस्त अवस्था में उड़ गया और तुरंत सू मिंग के पास चला गया। जब उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो सेडान कुर्सी फिर से हंसती हुई कई महिलाओं में विलीन हो गई। गंजा क्रेन तुरंत कांप उठा। ये खाल और मांस की थैलियां, ये खाल और मांस की लानत भरी थैलियां, महान दादाजी क्रेन के साथ इस तरह व्यवहार करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी उस जगह को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं गंजा सारस क्रोधित था, यहाँ तक कि उसका पंखहीन शरीर भी उस क्षण उसके क्रोध के कारण लाल हो गया था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।